जुड़ चुके हैं ये सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ, मार्केट के दिग्गज, मार्केट के महारथी सेगमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सुनील। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको भी शायद इन्वेस्टर्स और निवेशक आपके देश भर में जो फैले हुए हैं यही सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार इतना चल गया है, क्या हम महंगे हो गए हैं, क्या हम नियर टर्म पीक पे हैं, या वाकई ये रैली जस्टिफाइड है? देखिए, ये रैली का मेन कारण है फॉरेनर का फ्लोज। तो जस्टिफिकेशन आता है क्योंकि चाइना फैक्टर जो कहते हैं ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। क्योंकि आज वर्ल्ड की में जो लिक्विडिटी जो फैली हुई है और वर्ल्ड की एक स्लोडाउन की स्थिति में इंडिया एक स्टैंड आउट कंट्री है। इंडिया और चाइना दो देश है जिसका 5% प्लस का जीडीपी ग्रोथ चल रहा है। तो इस हालत में लिक्विडिटी को चॉइस ही नहीं है कि जहां पे ग्रोथ है वहां आके पहुंचना है। तो यही कारण है क्योंकि उधर लिक्विडिटी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके देश को रिवाइव करने के लिए वो लिक्विडिटी बांट रहे हैं, फेड रिजर्व और ईसीबी और ऐसे बैंक। तो इतने माहौल जो वहां पे लिक्विडिटी बहुत जारी है। और खास करके इंडिया के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज है तेल का दाम कंट्रोल में रहना। अगर तेल जबरदस्त बढ़ रही है तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम करीबन 83% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी हालत में अब वर्ल्ड की स्लोडाउन है, मैन्युफैक्चरिंग दब गई है, तो तेल भी कहीं बाहर नहीं जा रहा है, एक लेवल पे अटक गया है और शायद और नीचे आने की गुंजाइश है। तो ऐसी हालत में लिक्विडिटी फ्लोज अप्रैल से आज तक करीबन 1 लाख करोड़ एफआईआईएस ने निवेश किया है इंडियन मार्केट्स में। तो यही कारण है मार्केट की बढ़त के पीछे। और मेरे को कोई ऐसी एक प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि ये फ्लोज बंद हो जाए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की डेटा सरासर अच्छी आ रही है। तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं आ रही है। डोमेस्टिक फ्लोज भी जितने आ रहे हैं एसआईपी बुक के जरिए वो भी स्ट्रांग आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नेगेटिव फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स ऑलवेज होते हैं मार्केट में, मगर ओवरऑल ब्रॉड अंडरपिनिंग आप देखें तो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो वैल्यूएशन आपको मिड कैप स्मॉल कैप में कैसे नजर आते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त रैली हुई है, 30, 40, 50% तक चल गए। वहां भी आपको कोई कोई किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा वैल्यूएशन को लेके? देखिए, आप अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें तो शायद ये जो पिछले 6 महीने में मिड एंड स्मॉल कैप का 20% रिटर्न, वेरएस निफ्टी का 10% रिटर्न आप वो कह रहे हैं, मगर आप ये भी सोचिए कि वो डिस्काउंट में चल रहे थे पहले, तो अब वो डिस्काउंट नैरो हो गया है, अभी भी डिस्काउंट में ही है, नंबर वन। नंबर टू, आप उनके लॉन्ग टर्म एवरेज पी रेशियो से कंपेयर करें, यानी निफ्टी का वैसे फॉरवर्ड पीक के साथ आप कंपेयर करते हैं ना, निफ्टी के मीन, लॉन्ग टर्म मीन, वैसे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का लॉन्ग टर्म से कंपेयर करें तो अभी भी उधर रिलेटिवली एक मैं कहूंगा क्लोज टू मीन ही वैल्यूएशन है। मगर खास चीज याद रखने की जरूरत यह है कि जब इकोनॉमी अच्छी करती है ना, तो ऑटोमेटिकली मिड एंड स्मॉल के लिए दो चीज होते हैं। एक, उनकी अर्निंग्स डोमेस्टिक इकोनॉमी से संबंधित स्टॉक्स के बेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑलवेज आते हैं, और बेटर देन लार्ज कैप तो जरूर आते हैं। तो वो एक बात है। सेकंड, ये चीज जो होती है उनके बाद एक सिक्लिकलिटी होती है मिड एंड स्मॉल कैप्स में, जो गिरते हैं बहुत भयंकर गिरते हैं और बढ़ते हैं तो बहुत भयंकर बढ़ते हैं। तो ये होता है क्योंकि वहां पे फ्री फ्लोट बहुत कम होता है। तो थोड़ा बहुत भी पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में आ गया तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन का एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त होता है। तो दिसंबर 2017 की बात करूं, जब मार्केट ऑल टाइम पीक पे था, राइट, उस टाइम में करीबन आप मिड कैप और स्मॉल कैप 15-20% प्रीमियम में ट्रेड करते थे निफ्टी के। अब उस हालत में नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि आने वाले दिन डोमेस्टिक इकोनॉमी के दिन हैं और डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टॉक्स ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में हैं। मैं कहूंगा कि आप आज के अर्निंग्स ट्रेलिंग पी पे देखेंगे तो शायद आपको एक्सपेंसिव लगेंगे, मगर फ्यूचर की अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो मेरे लिए ये एक 2-3 ईयर 5 ईयर टाइम फ्रेम में अगर अच्छी अर्निंग्स रही सामने, तो मेरे लिए ये वैल्यूएशंस कोई एक्सपेंसिव नहीं दिख रहे हैं। मगर यस, मानते हैं कि जैसे वैल्यूएशन बढ़ती है तो कुछ भी नेगेटिव न्यूज आएगा, कुछ आएगा तो करेक्शंस की चांसेस भी है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि उनको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि तब जो भी वॉलिटी आती है उसका भी फायदा उन्हें मिल सकता है। ठीक है। सुनील सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि बाजार में जो तेजी है उसके पीछे अच्छी जो चीज़ रही है, बैंकिंग
बैंकिंग फाइनेंशियल वहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आया है, आज भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया बाइंग है, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से वो अच्छे हैं। अब जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर होते हैं तो कई बार ना पोर्टफोलियो चढ़ने का भी लोग सोचते हैं कि सही समय है, थोड़ा कुछ कुछ स्ट्रेटजी चेंज कर ली जाए। आपको लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर कोई व्यू बदलने की जरूरत है? पहले तो ये बताइए। और दूसरा, अगर बाजार में ब्राइट स्पॉट कौन से आपको दिख रहे हैं इस वक्त? तो दो चीज है इसमें। बैंकिंग के बारे में मैं कहूंगा कि जो एक शिफ्ट हो रहा है बैंकिंग में, कि जो पिछले 5-10 साल से बैंकिंग सेक्टर चली है वो ज्यादातर रिटेल लेंडिंग पे चली है। इसलिए एनबीएफसी का भी अच्छा एक परफॉर्मेंस देखा आपने, बैंक्स का भी। पर आने वाले दिन कॉर्पोरेट लेंडिंग का वक्त है, क्योंकि कैपेसिटी क्रिएशन शुरू हो गया है। एक तरफ गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो भी कंपनीज उनको सप्लाई करते हैं वो बोरो करते हैं बैंक से। सेकंड है ये पीएलआई स्कीम जो लॉन्च किया गया है, वहां पे नई कारखाने लग रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत से कंपनियां उसको बैंक से बोरो करना पड़ रहा है। और तीसरी बात है कि डोमेस्टिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है 72%, अब 76% के आसपास पहुंच गया। तो कई सेक्टर्स जहां पे है 85-90% की कैपेसिटी ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो अगले 2-3 साल का टाइम फ्रेम देखेंगे तो शायद शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी बन सकते हैं। इसलिए उन कंपनियों, उन सेक्टरों में बहुत से कैपेसिटी क्रिएशन का एक एक्सपेक्टेशन है। तो ये 3 ड्राइवर्स है कैपेसिटी क्रिएशन के। जो आंकड़े आएंगे वो बहुत जबरदस्त आएंगे। और बैंक की लेंडिंग यहाँ पे बहुत की होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में करीबन 30-35% ही इक्विटी लगता है, 65-70% बैंक के बोरोइंग थ्रू। तो अब ये जो टाइम फ्रेम है, सेकेंड चीज क्या हुआ है ना, कोविड के कारण जो एक लॉन्ग टर्म एक सॉफ्टनेस इन इंटरेस्ट रेट्स थी, उसके कारण बैंक्स ने बहुत फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक बहुत सस्ते तरीके से उन्होंने ले लिया। तो अब क्या हो रहा है कि लेंडिंग का डिमांड डिपॉजिट के डिमांड से और तेजी से बढ़ रहा है, तो नेचुरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको कहते हैं निम, ये वाइडन होने की एक्सपेक्टेशन है। और इस चीज में बैंक्स को कैपिटल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट है और दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये मर्जर जो हुआ है उनके कारण कैपिटल बहुत आसान से मिलता है उनको। हर कैपिटल को वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखेंगे सब और 70%, तो दे कैन मल्टीप्लाई 6 to 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल, वो एडिशनल डिपॉजिट्स उठाकर लेंड भी कर सकते हैं। तो सिचुएशन एक स्वीट स्पॉट है बैंकिंग के लिए। मानते हैं कि ये बात खरीदार ओपन में है, सबको पता है, तो कुछ हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। बट मेरे ख्याल में एक्चुअल ग्रोथ जो आएगा वो एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा। तो बैंक्स से भी अभी भी इसी वैल्यूएशन पर आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। शायद इतना नहीं जितना कि 1-1.5 साल पहले आपने किया और इतना बना, मगर हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जरूर बन सकता है। मैं कहूंगा कि ये एक वो इन्वेस्टमेंट वर्दी सेक्टर अभी है। सेकंड, आपने पूछा कि कहाँ पे मेरे को एक अपसाइड बहुत बढ़िया दिख रहा है। मेरे को आज में दिख रहा है कंजम्पशन में, क्योंकि क्या हो गया था कि ये जो कैपेसिटी का माहौल था ना, मैंने कहा उसके कारण इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत एक तेजी आ गई है। मानते हैं कि वो इंफ्रा रिलेटेड का नंबर्स अच्छे आएंगे और ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगे, मगर अलोकेशन ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि एक तरफ जाता है तो किसी और तरफ गिरता है, और कंजम्पशन सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन का जो बूम पोस्ट कोविड से ही मैं एंटिसिपेट कर रहे थे, वो अब आने लगा है। ऑटो के नंबर्स आप देखें, हाउसिंग के नंबर्स आप देखें, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मेरे लिए सबसे बड़ा एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन के लिए तैयार है। और अगले 2-3 साल में मैं समझता हूं कि इंक्रीमेंटल फ्लो ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की ओर एक ब्रॉडर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग, ऑटो, ये सब को मिलाकर देखेंगे तो मेरे लिए वहां पे आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन बन सकता है। जी राइट। सुनील, मॉर्निंग। ये तो आपने 2 सेक्टर्स आपने बताए जो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त Q1 के नंबर्स के एस्पेक्ट से कहाँ नज़र रखनी चाहिए? जो हम Q1 अपडेट्स बैंक्स के अच्छे देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसे, और साथ में दूसरे मिड PSU बैंक से काफ़ी अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, TCS के नंबर्स अब शुरू हो जाएंगे। सो Q1 के लिहाज से आउटलुक कहाँ स्ट्रॉन्ग दिखती है और कहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड हो सकता है? देखिए, मैं अभी मानता हूं कि स्लो डाउन की बात करें तो ग्लोबल सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं, एनर्जी, मेटल्स, यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टनेस ऑफ प्राइसेस इंटरनेशनली, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी स्लो डाउन की स्थिति में है। तो मेटल्स और
सेकंड, इवन आईटी पैक में अभी भी थोड़ा और एक करेक्शन की मैं एक संभावना हो सकता है। तो एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर्स में मैं थोड़ा नंबर्स को थोड़ा अच्छे नहीं आने की एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। और अच्छे नंबर्स आने की बात करें तो मेरे लिए मार्जिन्स, ईपीएस की सपोर्ट, ये सॉफ्ट कमोडिटी। तो जो भी आप देख रहे हैं कि तेल का, क्रूड का डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, मेटल्स को यूज करते हैं, तो जो कमोडिटी को यूज करते हैं ऐसी सेक्टर्स में उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो कमोडिटी यूजर्स, सो आप देखें कि ऑटो सेक्टर में आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि उनमें पेट्रोकेमिकल बहुत यूज इस्तेमाल होता है, स्टील बहुत यूज होता है ऑटो में, तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली इवन टायर्स, जहां पे भी पेट्रोल के डेरिवेटिव्स का यूज होता है ना, क्योंकि ऑयल स्टेबल है और बाकी कमोडिटीज भी एक सॉफ्ट स्थिति में है, वहां पे मैं एक मार्जिन एक्सपेंशन की बात देख सकता हूं। और शायद ये समर, क्योंकि अप्रैल में जून में समर की शुरुआत हुई है, तो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर्स में शायद एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मगर आने वाले नंबर्स देख के हम बता सकते हैं। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां पे भी टॉप लाइन नंबर्स अच्छे आने चाहिए। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।